नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश में मिशन रोजगार के तहत सरकार ने कारागर और अग्निशमन विभाग में 5,805 से ज्यादा पदों पर चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इन दोनों ही विभागों में कई सालों बाद नई नियुक्तियां की जा रही हैं। सीएम योगी आज कारागार विभाग में जेल वार्डन, घुड़सवार, पुलिस और अग्निशमन विभाग में फायरमैन पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ अभ्यर्थियों से संवाद करते भी नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश में बीते 4.5 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। रोजगार देने के उद्देश्य से युवाओं के लिए मिशन रोजगार चलाया गया है। तो वहीं सूबे में कोरोना वायरस को लेकर अब नियंत्रित करने को लेकर सरकार सख्त है। जी हां, केसेस में रोजाना कमी आ रही है, लेकिन इस बीच एक बार फिर से सूबे की सरकार की चिंता बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि दरअसल बहराइच में एक दिन के अंदर ही 19 संक्रमितों के मामले सामने आए हैं। इनमें अधिकांश लोग नेपाल यात्रा से लौटे हैं, जिसको गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीति बेहद कारगर सिद्ध हो रही है। कोरोना संक्रमण पर प्रभावी अंकुश लगा है, फिर भी ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट की नीति जारी रखें। अधिकारियों ने यह भी बताया कि बहराइच में बीते दिन 19 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। इनमें से ज्यादातर संक्रमित नेपाल यात्रा से लौटे हैं। इस पर सीएम ने कहा कि इन मरीजों के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए और सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता बरती जाए। तो वहीं यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी रिटायर हो गए थे और पुलिस मुखिया की तलाश भी खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी 1987 बैच के आईपीएस अफसर मुकुल गोयल बन गए हैं। फिलहाल मुकुल गोयल एडीजी बीएसएफ के पद पर तैनात थे। बुधवार देर शाम गोयल के नाम की घोषणा हुई और 12:30 बजे यानी कि आज 12:30 बजे पदभार ग्रहण करेंगे। आज ही केंद्र सरकार ने उनको बीएसएफ के डीजी पद से रिलीव कर दिया है। इससे पहले गोयल ने मंगलवार शाम सीएम योगी से भी मुलाकात करी थी। इसके बाद से ही उनके नाम पर मुहर लगाए जाने की चर्चा थी। ग्राफिक्स के जरिए आप इस समय टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आखिरकार कौन है मुकुल गोयल जो सूबे की कमान संभालने वाले हैं। तो मुकुल गोयल आज करीबन 12:30 बजे चार्ज ले लेंगे और इसी के साथ चुनौतियों भरा दौर उनके लिए शुरू हो जाएगा। कौन है मुकुल गोयल? आपकी टीवी स्क्रीन पर आईपीएस मुकुल गोयल 1987 बैच के आईपीएस हैं। नए डीजीपी की घोषणा हो गई है। मुकुल गोयल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर चुके हैं। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं मुकुल गोयल। एडीजी बीएसएफ के पद पर भी तैनाती थी उनकी, जिससे फिलहाल केंद्र सरकार ने उन्हें रिलीव कर दिया है। उन्नीस बैच के आईपीएस हैं मुकुल गोयल। कौन है मुकुल गोयल? आपकी टीवी स्क्रीन पर मुकुल गोयल मेरठ में भी तैनात रहे हैं। बरेली जोन में काफी उन्होंने काम किया हुआ है, साथ में कई जिलों का प्रभार संभाल चुके हैं। मुकुल गोयल की प्रारंभिक शिक्षा पर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा करी। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं मुकुल गोयल। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो यानी कि मुजफ्फरनगर शामली से हमारे संवाददाता पवन अग्रवाल जुड़ चुके हैं। मुकुल गोयल के घर पर पवन अग्रवाल इस समय मौजूद हैं। पवन, कैसी हलचल है? मुकुल गोयल को आज प्रभार मिल जाएगा, इसी के साथ चुनौतियां उनके सामने बहुत सारी होंगी। परिवार में कैसा माहौल है? जी पूजा, मैं आपको बता दूं, जनपद मुजफ्फरनगर का ये इनका ननिहाल मुजफ्फरनगर पड़ता है डीजीपी मुकुल गोयल का, और शामली जो बराबर में पड़ोसी है वो उनका पैतृक निवास स्थान है। दोनों ही जगह पर बहुत जबरदस्त खुशी का माहौल है। और सबसे बड़ी बात पूजा ये है कि वैश्य समाज में अपने आप एक बड़ा समाज है, जिसके अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा खुशी डीजीपी मुकुल गोयल को बनाने को लेकर है। और लगातार 3 दिन से हेमलता जी, उनकी माता जी हमारे साथ मौजूद है, हम उनके साथ आवास पर मौजूद है। लगातार उनके पास बधाइयों का तांता देने के लिए वैसे समाज के साथ साथ
दूसरे समाज के लोग भी आ रहे हैं और मिठाई खिलाकर उनकी माताजी उनसे बात भी कर रही है और उनको शुभकामनाएं भी मिल रही है। इस वक्त जबरदस्त खुशी का माहौल है और साथ साथ पुलिस प्रशासन में भी जबरदस्त खुशी का माहौल है कि पवन, मुकुल गोयल जी की मां से बात कीजिए, क्या कह रही है वो? जी, हमारे साथ इस वक्त हेमलता गोयल जी मौजूद है, जो मुकुल गोयल जी जो डीजीपी यूपी के बने हैं, उनकी माताजी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे चंद बात करते हैं। जी जी, हेमलता जी, आपका स्वागत है जनता टीवी में। आज डीजीपी मुकुल गोयल जी डीजीपी बन रहे हैं उत्तर प्रदेश के, 12:30 बजे शपथ लेंगे। किस तरह का महसूस दे रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और भगवान है सबके बच्चे इसी तरह पहुंचे। जी, ये कि मेरा बेटा डीजीपी बना है उत्तर प्रदेश का और सबसे बड़ी खुशी की बात हो रही है। और मैं चाहती हूँ दूसरे बेटे भी, दूसरी माओ के बेटे भी डीजीपी के पद पर जाए और बड़े अधिकारी बने, सेवा करे, देश की प्रदेश की सेवा करे। बड़ी खुशी की बात है कि आज मेरा बेटा भी आज डीजीपी लखनऊ बना है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो घर का माहौल आप देख रहे थे मुजफ्फरनगर शामली से मुकुल गोयल। क्या मुकुल गोयल की मां काफी खुश है? उनका कहना है कि जैसे मेरे बेटे ने तरक्की करी है, सभी के बेटे ऐसे नाम रोशन करें, प्रदेश का, देश का भी। साथ में अनूप हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से मौजूद है। अनूप, घर का माहौल हमने देख लिया, बता दिया तमाम दर्शकों को, मां काफी खुश है मुकुल गोयल की। ऐसे में प्रदेश का प्रभार अब उनको मिल रहा है, कितनी बड़ी चुनौती है ये अनूप? ठीक है अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। आज देश भर को दहला देने वाले बिकरू कांड का 1 साल पूरा हो गया है। आज भी वो दिन लोगों के जहन में ताजा है जब एक मुकदमे में वांछित गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने के लिए लाव लश्कर के साथ गांव बिकरू में पहुंची पुलिस पर हमला हुआ था। ताबड़तोड़ सैकड़ों राउंड गोलियों से आसमान दहल उठा था। जब गोलियों की आवाज थमी तो बिकरू की गोलियां पुलिस वालों के खून से सनी हुई थीं। इस हमले में तत्कालीन सीओ बिल्हौर समेत 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे, जबकि 7 घायल हो गए थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे समेत 6 आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था। अपराध के इतिहास के काले दिन को 1 साल होने को है, लेकिन खाकी को भी अभी तक इंसाफ नहीं मिला। अदालत में लंबित इस प्रकरण में दर्ज मुकदमे की सुनवाई अभी तक शुरू ही नहीं हो सकी है। लेकिन ये बिकरू कांड जितना बड़ा था, उतनी ही बड़ी कार्रवाई पुलिस ने भी की। विकास दुबे समेत 6 अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। महिलाओं समेत इस कांड में 42 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। 3 आरोपितों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है। विकास दुबे के बाद पुलिस ने इस गिरोह का नया गैंग चार्ट तैयार किया, गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। तो वहीं कोर्ट में ज्यादातर आरोपियों की जमानत अर्जी दाखिल की गई है, जो कि खारिज हो चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिनव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या कुछ अपडेट है? मैं आपको बता दूं कि मैं बिकरू कांड जहां पर हुआ था मौजूद हूं, अपने सहयोगी से कहेंगे कि ये जो विकास दुबे का किलानुमा घर था, इसी घर की छतों से पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करी गई थी। चारों तरफ से जो विकास दुबे के गुर्गे थे वो छतों पर खड़े हुए थे और ये सामने की तरफ जो ये सड़क थी, यहीं पर जेसीबी लगाकर पुलिस का रास्ता रोका गया था। विकास दुबे को पहले से मालूम था कि पुलिस यहां पर दबिश देने वाली है और उसने पूरी योजनाबद्ध तरीके से हमला करके 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। इसके बाद भी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विकास दुबे और उसके 5 साथियों को एनकाउंटर में मार गिराया। लेकिन आज इस बिकरू कांड के लगभग 1 साल पूरे हो चुके हैं। आज की रात में ही लगभग 12:30 बजे विकास दुबे ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया था। लेकिन जो कार्रवाई है वो बहुत सुस्त धीरे चल रही है। अब तक इस पूरे प्रकरण में 50 पुलिसकर्मियों के नाम आए हैं जो जांच में दोषी भी पाए गए हैं, जिसमें 7 पुलिसकर्मी बृहद दोष पाया गया है और 30 पे कम लघु दोष पाया गया है। लेकिन जो कार्रवाई है वो बिल्कुल धीरे चल रही है। आनंद फानन में कल देर रात विकास दुबे के जो खजांची थे जय वाजपेयी, उनके खिलाफ भी जो गैंगस्टर का मुकदमा था उसमें चार्जशीट दाखिल की गई 1 साल पूरा होने पे। वहीं
बिल्कुल, और इस तरह के मामलों में तेजी आनी चाहिए, वरना तमाम जो और अपराधी हैं उनकी हिम्मत बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की वजह से इस साल भी कांवड़ यात्रा नहीं होगी। कोरोना की तीसरी लहर और वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को देखते हुए कांवड़ यात्रा न करने का फैसला लिया गया है। हर साल कांवड़ यात्रा में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के लाखों शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं। संक्रमण के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया है। शिव भक्तों को गंगा जल उन्हीं के राज्यों में उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं बसपा शासनकाल में हुए करीबन 1400 करोड़ रुपए के स्मारक घोटाले में विजिलेंस की जांच ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। जांच में बसपा सरकार के पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। विजिलेंस दोनों पूर्व मंत्रियों को नोटिस देकर पूछताछ के लिए तलब भी करता नजर आया। बता दें आपको कि इस महीने के तीसरे हफ्ते में दोनों से पूछताछ की जाएगी, जिसके लिए जांच एजेंसियां अपने सवाल भी तैयार कर रही हैं। लखनऊ में बने अंबेडकर उद्यान में मिर्जापुर से गुलाबी पत्थरों की आपूर्ति हुई थी। मिर्जापुर के निवासी पट्टाधारा किशोरी लाल और रमेश कुमार को मानक के विपरीत ज्यादा दाम पर पत्थर सप्लाई करने के आरोप में पकड़ा गया था। वहीं राजधानी लखनऊ में मशहूर शायर मुनव्वर राना के घर पर देर रात यूपी पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करी। अचानक से यूपी पुलिस का आना घर वालों को हैरान कर गया और कई तरह के सवाल भी पूछे गए, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और सिर्फ घर की तलाशी लेते रहे। मुनव्वर राना की बेटी और कांग्रेस नेता फौजिया राना ने प्रशासन पर बदले की कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। इस मामले में एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पुलिस महिला के वीडियो रिकॉर्डिंग करने के दौरान फोन छीन रही है। तो वहीं शाह मुनव्वर राना ने इसे बिकरू कांड बताया है। उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस में से कोई मार भी देता और ना भी मारता तो मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं मर जाता, लेकिन अगर मैं मरता तो सब पुलिस वाले दोषी होते। अरेस्ट वारंट होता है या सर्च वारंट दिखाएंगे? आप रात में हमारे घर आ रहे इतनी कुछ भी नहीं दिखाएंगे? का कोई तरीका नहीं है कि अंदर औरतें होंगी, आप ऐसे अंदर आ गए, आप ही लोगों से बात कर रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, आपसे मतलब नहीं, आप हटिए। मैंने कहा मैं कैसे हट जाऊंगा भाई, वो मेरी औलाद है। आप बताइए उसका कोई क्राइम है, कोई आप नोटिस लाए हैं, कुछ लाए हैं? कुछ नहीं, कोई भी सफेद गुंडागर्दी पूरे घर में इधर उधर पूरा रास्ते रोक दिए, ना मीडिया को आने दिया ना वकीलों को आने दिया, सरासर गुंडागर्दी। ऐसा अभी तो मुनव्वर राना इस बिकरू कांड, तो ठीक है इनमें से कोई मुझे मार भी देता और न भी मारे तो जिन हालात में मैं हूँ मैं मर जाऊंगा मैं, लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो ये जो पुलिस वाले सब आए थे उसमें सब एक्यूज होंगे। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अजहर जुड़ चुके हैं। अजहर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अजहर, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी हेलो जी अजहर, बिल्कुल देखिए ये जी पूजा, बिल्कुल देखिए ये देर रात का मामला है। लगभग 2 बजे रात में मुनव्वर राणा के घर पे अचानक से 100 से 150 पुलिसकर्मी जा घुसे घर के अंदर। सुमैया राणा ने ये बताया, सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी उन्होंने वायरल किया जब पुलिस उनके घर के अंदर गई थी, तो लाइव आ गई थी वो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर। उसी के माध्यम से बताया पुलिसकर्मी अंदर घुस के उनका जो बच्चे थे उनका फोन छीन लिया था और फोन करके जब लोग पूछ रहे थे कि आप किस लिए आए हैं तो किसी ने ये बताया नहीं, किसी भी पुलिसकर्मी ने बताने से मना कर दिया। फिर काफी पूछने के बाद ये बताया गया कि तबरेज राणा 28 जुलाई को रायबरेली में उनके ऊपर फायरिंग हुई थी। उसी मामले का हवाला देकर के पुलिस रात को घुसी थी और छापेमारी की थी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वहीं श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने गुरुवार को तमाम वित्तीय अनियमितता के आरोपों पर जांच रिपोर्ट पेश की है। पत्रकारों से हुई इस बात में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा, जमीन खरीद मामले में कोई अनियमितता नहीं हुई है। हमारे यहाँ अयोध्या जी में निवास करने वाले न्यासी मंडल के सभी सदस्यों ने, जिनकी एक समिति बनाई गई, इस कार्य को गतिमान किया। इस कार्य को गतिमान करके और जब ये भूमि संपादन का काम चला तो उसमें कुछ भ्रष्टाचार, घोटाले ऐसे शब्दों का प्रयोग करके और लोगों को संभ्रमित किया गया
ये देख करके और हम लोगों ने ये खोजबीन की है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बीएस लाठी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बीएस लाठी, क्या कुछ अपडेट है? क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चंपत राय और अनिल मिश्रा मौजूद थे? देखिए पूजा जी, जिस तरह से कल राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र के जो कोषाध्यक्ष हैं देवेंद्र गिरी जी जो महाराज जी, उन्होंने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसके ऊपर अनिल मिश्रा और चंपत राय के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, उस आरोप से वो दोनों लोग जिस तरह से आरोप लगाए गए थे, वो मीटिंग से नाराज उनको ट्रस्ट ने उनको बकायदा मीडिया से एक दूरी बना के दी गई। पहले कोषाध्यक्ष नरेंद्र गिरी और जो कमल नयन दास है उत्तराधिकारी, चुनीत गोपाल दास अध्यक्ष है ट्रस्ट के, उनके उत्तराधिकारी और दिनेन्द्र दास और जो विमलेन मोहन प्रताप मिश्रा, इन लोगों ने पहले राम जन्मभूमि ट्रस्ट से के जो कागजात थे, जो जमीन थे, उस जमीन को जब देखा गया, बकायदा जो प्रेस रिलीज भी किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया भी गया। जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी बात कहकर जब मीडिया ने उससे सवाल पूछे तो उस मीडिया के सवाल से वो बचते हुए नजर आए और सीधा जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा ये हम जवाब देने में जो दिया था, जो प्रेस रिलीज जारी कर चुका हूँ। जी पूजा। तो यानी कि मीडिया के सवालों से बचते हुए यहाँ पर देवगिरी महाराज नजर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बीएस लाठी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। 100% वैधानिक खरीद हुई है, इस बात का जिक्र कोषाध्यक्ष हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वैधानिकता के साथ में पूरी खरीद हुई है और 100% शुद्ध है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों को किसी प्रशासन का कोई डर नहीं रहा है। यहां एक बार फिर से नाबालिग से हैवानियत की घटना सामने आई और हैवानियत की घटना ऐसी कि रूह कांप जाएगी। यहां एक 12 साल की लड़की के साथ रेप करने के बाद उसको जला दिया गया। दरअसल रात में घर के बाहर बच्ची अपनी मां के साथ सोई हुई थी, लेकिन जब सुबह उठकर देखा तो बच्ची गायब थी। घर के आसपास खोजबीन की गई तो बच्ची का अध जला शव घर से 200 मीटर दूर बगीचे में मिला। उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। मौके पर एक चारपाई भी मिली है। परिवार ने बच्ची से रेप और जिंदा जलाने का आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामला दर्ज करते हुए पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। जी गायब है, सवाल ढूंढने कहूँ नहीं मिल रही जी। रात का हमने जानी नहीं, शाम का जी बना खा के खूब बरसन पर रही है। फिर उसके बाद हमने नहीं जानी, सवेरे जानी, सवाल ढूंढी कहूँ नहीं मिली। फिर यहाँ हार में ढूंढी तब नहीं कहूँ मिली। फिर लड़का ने मैं ढूंढी तब जी बगिया में डरी मिली। ऐसे क्या नाम था बच्ची का? शिवानी। कितने उम्र थी? 10-11 साल की बाहर आ गई। तो कहाँ पे मिली है ये बगिया? जी बगिया में। कौन सा गाँव है ये? जयतापुर। अभी सारे ही तथ्यों पे विवेचना प्रचलित है। बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाए तो उसमें और चीजें क्लियर हो जाएंगी और जो भी चीजें होंगी उसके आधार पर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। जो भी परिजन तहरीर दे रहे हैं या देंगे उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और घटना का शीघ्र अनावरण करके जो भी दोषी व्यक्ति इसमें होंगे, जो भी अपराध। तो गौरव शुक्ला हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? अभी तक कितने आरोपियों को पकड़ा गया है? देखिए बिल्कुल पूजा बता दें कि अब तक किसी भी आरोपी को पकड़ा नहीं जा सका है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई है। किशोरी के फेफड़ों में सूजन और गले शरीर पे कई नाखून के निशान मिले हैं। हालांकि इस पोस्टमार्टम को 3 डॉक्टरों की निगरानी में पैनल के साथ किया गया था। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उसके शव का अंतिम संस्कार किया गया और एडीजी जो कानपुर जोन के एडीजी मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने 5 टीमों का गठन किया है। उसमें 2 सीओ सहित महिला थाना प्रभारी एसओजी टीम भी लगाई गई है। आपको बता दें कि जल्द से जल्द खुलासा किए जाने के निर्देश दिए हैं। इन सभी टीमों को लीड करने के लिए एसपी घनश्याम चौरसिया को बोला गया। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इस घटना को एक ब्रूटल मर्डर भी अगर कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से परिवार के साथ सो रही एक नाबालिग किशोरी को कुछ लोग चारपाई के साथ अगवा कर लेते हैं और उसके साथ दुष्कर्म होता है। दुष्कर्म के बाद उसे मार दिया जाता है और साक्ष्य छिपाने के लिए उसे जलाया भी जाता है। तो ये कहीं ना कहीं निर्दयतापूर्ण एक ये घटना थी। लोगों में आज भी इस बात की दहशत है कि मासूम के साथ इस तरीके की दुर्घटना हुई। वहीं जो है ग्रामीणों की अगर बात माने तो करीब रात 2 बजे कुछ लोगों ने ट्रांसफार्मर में डंडा मारा, जिसके चलते बिजली गुल हो गई और अंधेरे का फायदा उठाकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। जी पूजा।
बिल्कुल, तो ये प्लान्ड कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, प्लान्ड मर्डर और रेप है। पुलिस की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से क्या कहा जा रहा है गौरव, कि कब तक इन आरोपियों को पकड़ा जाएगा? अभी गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं, कोई डेडलाइन दी है उन्होंने? देखिए, मुझे आपको बता दें कि एडीजी के नेतृत्व में इसको तो साफ तौर पर बताया गया कि गांव के ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो नशेबाज व्यक्ति हैं, जो आवारागर्दी करते हैं, उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है गांव में। साथ ही कई ऐसे ग्रामीण हैं जिनसे जो पुलिस टीम लगातार कमरे में बंद करके बात कर रही कि आखिर इस घटना में कौन संलिप्त है। वहीं पिता से जब पुलिस ने बात की तो पिता ने साफ तौर पर बताया कि उसके गांव में किसी से भी कोई रंजिश नहीं थी। आखिर इस घटना में कौन है, ये पूरी तरीके से भी ब्लाइंड केस नजर आ रहा है। जी पूजा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।